हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो क्लासेस हो रही थी वो हम 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। वो लगभग आपका कंप्लीट हो गया 6 क्लास का। अब जो है एसएसटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपको जो एग्जाम होगा, आपके जो सीटेट का एग्जाम होगा उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चले कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूरा डिस्कस करने के बाद एक बार रिवाइज करेंगे ताकि जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए और जब भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, यानी सबसे पहले कौन सी ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने किया था। ठीक है, क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उसने कई सारे उन्हें जो है धातुएं मिली थी, जैसे लोहा, तांबा, सोना, पीतल, कांस्य, बहुत सारी धातुएं मिली थी। तो उसमें जो कौन सी ऐसी धातु जिसका प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था, क्योंकि कुछ धातु ऐसे थे जिनको उन्होंने खोजा तो पहले था लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया था। तो कौन सी ऐसी धातु जिनका प्रयोग किया था हथियार बनाने में या अन्य चीज़ों में उनका यूज किया था। क्या वो तांबा था, चांदी था, कांस्य था या फिर पीतल था। तो मानव द्वारा जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया वो था आपका तांबा। ऐसा जो है ये भी है कि जो मानव है, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद उन्होंने जो एक सोना धातु होता है उसका जो है खोज किया था। सबसे पहले सोना धातु की ही उत्पत्ति हुई थी, जो उनको देखा था या ढूंढा था या मिला था सोना धातु, लेकिन वो नरम होने के कारण उसकी कोई भी औजार या कोई भी जो है हथियार नहीं बन पाया, जिस वजह से इसको छोड़ दिया गया। मनुष्यों ने इनको छोड़ दिया, इसका यूज नहीं किया। उसके बाद उन्हें तांबा मिला। तांबा कठोर था सोना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है, और इससे जो भी धातु बनाना चाहते थे वो बहुत आसानी से बना सकते थे और उसका यूज भी कर सकते थे। इसलिए जो है सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो था तांबा धातु। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा कि मानव द्वारा जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया वो था आपका तांबा। दूसरा क्वेश्चन है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किन दो स्थलों से प्राप्त होता है। अब शुरुआत में मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई तो वो खेती भी करते थे और पशुओं को पालने भी लगे थे। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर पशुओं को पालने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने खोजा और कई जगहों पर जो है उनके निशान मिले, अवशेष मिले, तब पता चला कि हाँ इस स्थान पे पशु भी पाले गए थे। तो क्या वो संभर और कालीबंगा था, बागौर और आदमगढ़ था, बुर्जीम और चिरांद था या फिर पकलीहल और भीमबेटका था। तो पशुओं को पालने जाने का या जहाँ पे जिस स्थान पर सबसे पहले पशु पाले गए थे ये जो प्रमाण है वो मिला था कहाँ पे, बागौर और आदमगढ़ जैसे स्थान पे। बागौर और आदमगढ़ जो स्थान है यहाँ पे पशुओं को पालने का या पालतू बनाए जाने का जो प्राचीनतम प्रमाण, सबसे पुराना जो प्रमाण मिलता है यहीं पे मिलता है बागौर और आदमगढ़ में। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के जो मालवा संस्कृति है वहाँ के जो अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे। नवदा टोली और माहेश्वर में प्राप्त हुए थे, या फिर सतना और रीवा में, या फिर भीमबेटका और मंदसौर में, या फिर आहाड़ और गिलकुंड में या गिलुंड में। ठीक है, तो ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं नवदा टोली और माहेश्वर स्थान से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल तमिलनाडु से संबंध है। तमिलनाडु से कौन सा जो है कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल जो है तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें खोजने पे मिली हैं, जहाँ पे जो भी अवशेष मिले हैं कहीं ना कहीं राज्यों से संबंधित थे। तो जो नवपाषाण कालीन स्थल है वो तमिलनाडु के जो है तमिलनाडु से संबंधित कौन सा स्थान है, या कौन सा जो नवपाषाण कालीन स्थल है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है या फिर तमिलनाडु राज्य में है। पहला है कोडेकल, दूसरा है पकलीहल, तीसरा है पयमपल्ली या फिर मदुरई। तो जो पयमपल्ली है
ये जो स्थान है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो नवपाषाणकालीन स्थल जो है पायमपल्ली, ये कहाँ पे संबंधित है, कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपका तमिलनाडु से। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। मध्य पाषाण काल की जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है 1867 यानी 1867 में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, किसने जो है एक तरह से कहें कि बताया कि हाँ नवपाषाण काल की जो है जानकारी हमें प्राप्त हुई है। पहला है C.H. कोलाइल, दूसरा है R.B. जोशी, J.H. संकालिया या फिर D.N. वाडिया। ठीक है, तो नवपाषाण काल की जो जानकारी है जो कि 1867 में सबसे पहले जिसने प्रस्तुत किया, वो प्रस्तुत किए थे कौन, C.H. कोलाइड। C.H. आपको कहीं ऐसे भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहला ऑप्शन C.H. कोलाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। ठीक है, यानी नवपाषाण काल में धार्मिक रूप में कौन सी ऐसी प्रथा थी, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि मंदिर, बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे नवपाषाण काल में जो धार्मिक प्रथा थी वो क्या थी, ये बताना है। पहला है मातृ देवी की पूजा, दूसरा है बलि प्रथा, तीसरा है मंदिर का निर्माण और चौथा देवताओं का पृथक्करण। मातृ देवी की पूजा यानी कि कोई एक देवी थी जिनको जो है वो मानते थे कि हाँ ये देवी है हमारी, उनकी पूजा करते थे। या बलि प्रथा यानी बलि देते थे, कोई भी जो है जीव होता था जिसमें जीवन होता था उसको जो है मारते थे किसी भी देवी के सामने, तो होता था बलि प्रथा। तीसरा है मंदिर का निर्माण, यानी कोई भी जो भी जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के जो है जिस देवी देवता को मानता है उसके मंदिर का निर्माण कराना, ये था। या फिर देवताओं का पृथक्करण, जो भी देवता है उनको अलग अलग करना कि आपके देवता ये हैं, हमारे देवता ये हैं, सभी को पृथक्करण करना। तो उस टाइम पे जो प्रथा थी वो थी माता देवी की पूजा करना। ठीक है, जो भी देवी थी जैसे माँ देवी दुर्गा माता हो गई, इनकी जो है पूजा करना वो उस टाइम प्रथा थी। ठीक है, यानी जो नवपाषाण काल है उस टाइम पे जो धार्मिक प्रथा थी वो थी कि माता देवी की पूजा करना, हर व्यक्ति माता देवी की पूजा करता था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो केवल एक। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय किस अवशेष के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर या सराय नाहर जो राय है वो किस अवशेष के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। क्या 14 सावधान तथा 8 गर्त चूल्हे, स्त्री पुरुष का युगल सावधान, कार्नेलियन एवं क्वार्टजाइट से निर्मित लघु पाषाण उपकरण, या फिर पश्चिम दिशा में सिर किए हुए 17 नर कंकाल। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल जो सराय नाहर है वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं किसके, 14 सावधान तथा 8 गर्त चूल्हे के। ठीक है, यानी 14 जो है शव थे वहाँ पे और 8 गर्त चूल्हे, इनके जो है क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल के औजारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है यानी कि गलत बताना है। पूरा पाषाण काल के जो औजार है उनके संबंध में एक कथन जो है वो असत्य बताना यानी गलत है। पहला है कि इस काल के लोग केवल पत्थरों से ही औजार बनाते थे और पत्थरों के स्रोत कठोर चट्टान थे। बिल्कुल सही है, जो पूरा पाषाण काल है और वहाँ के जो लोग होते थे जो औजार बनाते थे वो पत्थरों से ही बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है कोई उन्हें धातु नहीं मिली थी। ठीक है, और तो जो भी जैसे शिकार उनको करना होता था तो जो औजार बनाते थे शिकार करने के लिए वो पत्थर से ही बनाते थे, और पत्थर मिलते कहाँ से थे, वो मिलते थे कठोर चट्टान से। ठीक है, तो पहला सही है और हमें बताना क्या है, असत्य बताना है। दूसरा है कि पूरा पाषाण काल के अधिकांश औजार बिल्लौर पत्थर के बने होते थे। ये भी सही है, पूरा पाषाण काल के अधिकांश जो औजार होते हैं या औजार जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ से बने थे, किस पत्थर के, वो बने थे बिल्लौर पत्थर के। इसका मतलब कि जिस काल में जो है पत्थर के औजार बनाते थे वहाँ पे बिल्लौर पत्थर अधिक मात्रा में मिलते रहे होंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के लोग जो अधिकांश औजार बनाते थे वो बिल्लौर पत्थर के होते थे।
तो ये भी सही है। तीसरा कि केवल वैसे ही औजार बनाए जाते थे जिससे मानव की तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक है। यानी जो औजार बनाते थे सिर्फ उस लिए बनाते थे कि जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जा सके। यानी जो शिकार करने के लिए वो जो है औजार बनाते थे, या फिर जो है अन्य चीज़ों घरेलू जो गहने बनाने के लिए औजार बनाते थे, जैसे सुई हो गया, ठीक है। कई सारी चीज़ें जो बनाते थे वो इसलिए बनाते थे ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके, इसलिए बनाते थे, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी सभी ऑप्शन सही है। तो डी नंबर इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं, सभी ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में होती है। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो शुरुआत में दाह संस्कार तो होता नहीं था, जैसे आज के टाइम पे दाह संस्कार होता है, लोग अनुष्ठान कराते हैं, भोज कराते हैं, ठीक है, भंडारे कराते हैं। तो उस टाइम पे दाह संस्कार पहले नहीं था। तो दाह संस्कार और अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में होती है, ठीक है। सब शुरुआत में जो है लोग क्या करते थे, जो भी डेड बॉडी होती थी उसको खुला छोड़ देते थे, फिर उसको दफनाने लगे, फिर जलाने लगे, या फिर नदियों में प्रवाहित करने लगे। तो इस तरीके से होती थी। लेकिन दाह संस्कार करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई किस कालखंड में शुरू हुई ये बताना है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, या फिर ताम्रपाषाण काल। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है किसी भी डेड बॉडी को दाह संस्कार करने यानी जलाने की और अनुष्ठान करने की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है आपकी कहाँ पे, मध्यपाषाण काल में। इस काल में लोग जो थे वो अपने जो भी सगे संबंधी उनकी डेथ होती थी, जो डेड बॉडी होती थी उसको क्या करते थे, जला देते थे और साथ में अनुष्ठान भी करते थे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन मध्यपाषाण काल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नवपाषाण काल स्थल इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। निगेटिव बताना है कि नहीं है। कोलडीहवा, मेहगढ़, पंचोह या फिर चिरांद। तो नवपाषाण काल का स्थल जो है वो कोलडीहवा है, जो कि इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी सही है। मेहगढ़ भी स्थित है, पंचोह भी स्थित है, लेकिन चिरांद जो है ये आपका इलाहाबाद के बेलन के तट पर स्थित नहीं है। यानी इलाहाबाद मतलब जो प्रयागराज है। नवपाषाण स्थल इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित चिरांद जो है ये नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो अब पेपर हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, सभी टाइम टेकिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्व करने में। तो इस टाइम के जो लेंथी क्वेश्चन है आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला है अभिनूतन कला, इसका संबंध किससे है। दूसरा पुरापाषाण काल, इसका संबंध किससे है। मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इनका जो है आपस में मिलान करना है। तो जो अभिनूतन कला है उसको हिमयुग कहते हैं, ठीक है। तो पहला का पहला ही सही होगा। और दूसरा है पुरापाषाण काल, इसको नवप्रस्तर युग कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे युग होगा। तो ये भी सही है, बी का दूसरा होगा। तीसरा मध्यपाषाण काल, इसको मध्यप्रस्तर युग कहते हैं। और डी है ताम्रपाषाण काल, इसको ताम्र युग या प्रस्तर युग कहते हैं, ठीक है। तो पहला का पहला यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा होगा। यानी सेम आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो सही होगा वो सही होगा पहला, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कालखंड को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। कौन सा ऐसा कालखंड है जिसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। क्या वो पुरापाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, या फिर नवपाषाण काल है, या फिर ताम्रपाषाण काल है। तो फलक संस्कृति जिस कालखंड को दी जाती है वो कौन सा है, वो है आपका मध्य पूर्व पाषाण काल, ठीक है। इसको फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है, यानी मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति का काल भी कह सकते हैं, ये कालखंड कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि महापाषाणों का संबंध किस कालखंड से है। महापाषाणों का संबंध किस काल से है। पाषाण काल से है, ताम्रपाषाण काल से है, मध्यपाषाण काल से है, या फिर अभिनूतन कल्प यानी कि प्लीस्टोसीन से है, ठीक है। तो महापाषाणों का जो संबंध है वो किस कालखंड से है, वो है पाषाण काल से, ठीक है। पाषाण काल को महापाषाणों
का काल भी कहते हैं या कालखंड कहते हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अस्थि अवशेष यानी कि जो डेड बॉडी होती है उसको जलाया जाता है, उसके बाद जो बची हुई अस्थियां होती हैं उनका जो अवशेष है प्रागैतिहासिक काल में हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है, या सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है। पहला है बुर्जहोम और चिरांद से, या फिर बेलन और नर्मदा घाटी से, या फिर इलाहाबाद और ब्रह्मगिरी से, या फिर मास्की और ब्रह्मगिरी से। तो प्रागैतिहासिक काल में जो अस्थि के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम और चिरांद से। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धात्विक औजार का सर्वप्रथम उपयोग किस कार्य के लिए किया गया है। धात्विक औजार का मतलब जो धातु से बनाए गए औजार थे, क्योंकि पहले जो है पाषाण काल में कह सकते हैं कि पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, उसके बाद फिर धातुओं से औजार बनाए जाने लगे। तो जो धात्विक औजार होते थे इनका सबसे पहले प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया है ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भांड निर्माण के लिए, दूसरा है भवन निर्माण के लिए, तीसरा है जंगल को साफ करने के लिए, या फिर चाक निर्माण के लिए। तो जो धात्विक औजार है इनका जो प्रयोग किया गया है वो जंगल को साफ करने के लिए, क्योंकि जब धातु मिली तो सबसे पहले धारदार जो है हथियार बनाए गए, और धारदार हथियार जो है क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया था, काफ़ी लोग जागरूक हो गए थे, तो वो जो है जंगल को साफ करने लगे। जंगल साफ करने के बाद वो खेती जो है बनाने लगे, ठीक है, यानी पेड़ों को काटने के बाद खेती बनाने लगे, अपना खुद का घर बनाने लगे थे, इतने ज़्यादा जागरूक हो गए थे। तो जो धात्विक औजार थे उनका प्रयोग जो है जंगल को काटने के लिए, जंगल को साफ करने के लिए किया गया था पहली बार। तो थर्ड ऑप्शन यानी सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि किस काल के साथ लघु पाषाण उपकरणों की जोड़ा या फिर को जोड़ा जा सकता है। किस काल के साथ लघु पाषाण उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। पुरा पाषाण काल के साथ, मध्य पाषाण काल के साथ, नव पाषाण काल के साथ, या फिर ताम्र पाषाण काल के साथ। तो जो लघु पाषाण काल के जो उपकरण हैं उनको किस काल के साथ जोड़ा जा सकता है, तो वो है आपका कौन सा, मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल के जो उपकरण हैं उनको एक साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरा पाषाण काल में शवाधान की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। शवाधान यानी कि कोई किसी भी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती थी तो किस तरीके से प्रक्रिया करते थे। क्या वो शवों को दफनाते थे, या फिर मानव के साथ कुत्तों को दफनाते थे, या फिर स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाना होता था, या फिर जो भी शव होते थे उनको खुले मैदान में छोड़ देते थे। कौन सी पद्धति उस टाइम पे प्रचलित थी, कौन से टाइम पे, पुरा पाषाण काल में, ठीक है। तो पहला है शवों को दफनाना, तो ये ऑप्शन सही है। जो भी बॉडी होती थी, कोई भी व्यक्ति की डेथ होती थी तो सबसे पहले क्या करते थे, शवों को दफना देते थे। सिंपल सा है, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो शुरू में तो खोल दिए होंगे यानी खुला छोड़ दिए होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हुई तो उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के जो है ढक दिए होंगे, तो वो दफनाना हो गया। तो शवों को दफनाते थे, ठीक है। लेकिन पुरा पाषाण काल में मानव के साथ कुत्तों को नहीं दफनाते थे, ठीक है, तो ये गलत है। स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं दफनाते थे, दोनों को अलग अलग दफनाते थे, क्योंकि स्त्री की डेथ अलग होती है, पुरुष की अलग जगह होती है। तो स्त्रियों की जब होती थी तो स्त्री की अलग है और पुरुष की अलग, दोनों की अलग अलग डेड बॉडी को दफनाते थे। यानी पूरा पाषाण काल में स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं दफनाते थे। शवों को खुले मैदान में छोड़ देना ये भी एक पद्धति थी शुरुआत में पुरा पाषाण काल में, ठीक है। धीरे धीरे जब चेंजिंग हुई तो शवों को दफनाने भी लगे। यानी शुरुआत में जब उन्हें नॉलेज नहीं रहा होगा तो शवों को खुले मैदान में छोड़ देते रहे होंगे, फिर धीरे धीरे उन्हें नॉलेज हुआ होगा तो वो शवों को जो है दफनाने लगे होंगे मिट्टी में। तो पहला और चौथा जो है पुरा पाषाण काल के शवाधान की पद्धतियाँ प्रचलित थी शुरुआत में, ठीक है। तो पहला और चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें जो है पहला और चौथा कहाँ पे है, सी नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। नवपाषाण कालीन और संबंध, यानी बताना कि नवपाषाण काल के जो स्थल थे उनका अब जो है किस राज्य से संबंध है, ठीक है। स्थल बताना है जो कि नवपाषाण काल के जो स्थल थे, और आज का जो है राज्य जो है उसमें संबंध बताना, कहाँ से कहाँ संबंध है, कौन कौन से स्थल किस किस राज्य में हैं ये बताना है, ठीक है। पहला है बरूडीह, तो बरूडीह जो है ये बिहार से संबंध है, बिल्कुल सही है।
और दूसरा है पंचोह जो कि उत्तर प्रदेश में है, और तीसरा है मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, लेकिन महगढ़ आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। बरूडीह जो है वो बिहार में है, पंचोह उत्तर प्रदेश में, मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। मयूरभंज का जो है एक नृत्य भी आता है आपके सीटेट एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे है, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था। लोग जब लोगों की उत्पत्ति हुई थी, मानव जाति जो है की उत्पत्ति हुई थी, तो धीरे धीरे पहले वो जो है शिकार पे डिपेंड थे, यानी शिकार करते थे, मांस खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है कृषि का आरंभ भी हुआ है। तो कृषि का आरंभ कब हुआ था ये बताना है। 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, या 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, या फिर 1800 वर्ष पूर्व हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि का आरंभ हुआ था, जो कि हमें एनसीईआरटी की किताब से पता चलता है, वो हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा कि जो कृषि का आरंभ हुआ था वो आज से 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे ये जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो ये बताना है कि कैसे कैसे हुआ था। जैसे नर्मदा घाटी हुई थी, तो ये क्या था, क्या पहला बड़ा राज्य था, या फिर आखेटक का संग्रह था, क्या था। ठीक है, तो नर्मदा घाटी क्या था ये बताना है। तो जो नर्मदा घाटी था वो क्या था, आखेट तथा संग्रहण था। ठीक है, आखेट करने का और संग्रहण करने का एक स्थान था। और मगध क्या था, मगध जो है पहला बड़ा राज्य था। ठीक है, जो सबसे पहले जो राज्य बसाया गया था और सबसे बड़ा जो राज्य बसाया गया था वो था मगध उस टाइम का। तीसरा है गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ क्या थी, ये थी आपका जो है आरंभिक कृषि, यानी गारो पहाड़ियाँ से शुरुआती कृषि शुरू हुई थी। आरंभिक कृषि जो कहाँ से शुरू हुई थी, वो हुई थी गारो पहाड़ियों से। ठीक है, पहाड़ियों पे ही सबसे पहले आरंभिक कृषि शुरू हुई, यानी कृषि का जो आरंभ हुआ जो है गारो पहाड़ियों से हुआ। डी नंबर है कि सिंधु तथा इसकी सहायता नदियाँ, इसका जो है क्या सही होगा। तो ये जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ थी, ये जो है कहाँ थी, ये थी प्रथम नगर, यानी कि जो सिंधु तथा सहायक नदियां हैं इन्हीं के किनारे सबसे पहले नगर बसाए गए थे। ठीक है, सिंधु तथा सहायक नदियों के किनारे ही सबसे पहले क्या किया गया था, नगर बसाए गए थे। ठीक है, और जो आपका ये गंगा घाटी है, ये गंगा घाटी जो है इसकी उत्पत्ति कब से हुई थी, तो ये हुई थी लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, गंगा घाटी की उत्पत्ति लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व इसकी क्या हुई थी, गंगा घाटी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इनको, जब आप एक बार देखे रहेंगे यहाँ पे, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था तांबा। दूसरा क्वेश्चन है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किन दो स्थलों से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है कहाँ से, बागौर और आदमगढ़ से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये प्राप्त हुए थे नवदा टोली और महेश्वर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल तमिलनाडु से संबंधित है, तो वो है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली से ही समझ सकते हैं इसका स्थान, ये जो स्थान है जो है तमिलनाडु में है। मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किए थे C.H. कोलाइल ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित थे, तो वो था मातृ देवी की पूजा करना। ठीक है, मातृ देवी की पूजा उस टाइम पे की जाती थी, केवल पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नहर राय किस अवशेष के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, तो ये पहचान रखता है 14 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे के कारण। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि पुरापाषाण काल के औजारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य इसमें कौन सा है ये बताना है। इस काल के लोग केवल पत्थरों से ही औजार बनाते थे और पत्थर के जो है स्रोत होते थे कठोर चट्टान, तो ये सही है। पुरापाषाण काल के अधिकांश औजार बिल्लो और पत्थर के बने होते थे, ये भी सही है। केवल वैसे ही औजार बनाए जाते थे जिससे मानव की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो ये भी सही है। तो इसका डी नंबर आपका असत्य है, यही सही होगा। समाधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में होती है,
तो ये किस कालखंड में होती है? ये होती है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सा नवपाषाण काल स्थल इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है चिरांद, ये जो कि इलाहाबाद की जो बेलन नदी है उसके तट पर स्थित नहीं है। अब इसमें बताना है सही सूची, तो इसका जो अभिनूतन कला है वो हिमयुग है, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो अभिनूतन कला को हिमयुग भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल को नव प्रस्तर युग कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को मध्य प्रस्तर युग कहते हैं और ताम्र पाषाण काल को ताम्र प्रस्तर युग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि किस कालखंड को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है? कौन सा कालखंड जिसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? तो वो है मध्य पूर्व पाषाण काल। महापाषाणों का संबंध किस कालखंड से है? तो वो किस कालखंड से है? वो है पाषाण काल से। महापाषाण से समझ सकते हैं पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक स्थिति अवशेष निम्न में से कहाँ से जो है प्राप्त हुए थे? प्रागैतिहासिक काल में अस्थि के जो अवशेष थे वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए थे? तो वो प्राप्त हुए थे बुर्जहोम और चिरांद नामक स्थान से। नेक्स्ट है कि धात्विक औजार का सर्वप्रथम उपयोग किस कार्य के लिए किया गया था? तो वो किया गया था जंगल को साफ करने के लिए। नेक्स्ट है कि किस काल के साथ लघु पाषाण उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? ठीक है, तो वो जोड़ा जा सकता है नव पाषाण काल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल में शवाधान की कौन सी पद्धतियां प्रचलित थी? तो एक तो पद्धति थी शवों को दफनाने की और दूसरी थी शवों को खुले मैदान में छोड़ देने की। ये दो पद्धतियां प्रचलित थी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो पहला और चौथा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? ये बताना है। तो कौन सा युग में सही सुमेलित है? पहला है बरूडीह जो कि बिहार में है, पंचोह उत्तर प्रदेश में है, तीसरा मयूरभंज उड़ीसा में है। तो ये तीन आपके सही सुमेलित है। ठीक है, और डी यानी फोर्थ नंबर गलत है। तो 1, 2 और 3 इसका सही होगा, सी नंबर। कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। पहला ऑप्शन सही होगा। और नर्मदा घाटी को निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो नर्मदा घाटी जो है कहाँ से हुई थी? तो नर्मदा घाटी जो नर्मदा घाटी है यहाँ से क्या शुरू हुआ था? यहाँ से शुरू हुआ था आखेट तथा संग्रह। ठीक है, मगध जो है ये पहला और सबसे बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियों से जो है आरंभिक कृषि शुरू हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो हैं जो ये है इससे क्या हुआ था? प्रथम नगर हुआ था। ठीक है, यानी जो सिंधु और सहायक नदियाँ इसके किनारे ही प्रथम नगर सबसे पहले नगर बसाए गए थे। और जो गंगा घाटी है लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका जो है एक उत्पत्ति हुई थी गंगा घाटी की, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एनसीईआरटी की किताब से देखने को मिलेंगे। आपके एनसीईआरटी की जो भी टॉपिक है जो हमने डिस्कस करी है वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान